नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि मैंने न्यू एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 उसके पहले चैप्टर से लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने से आपकी हड़प्पा सभ्यता में बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपकी एक समझ बनेगी कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आपको निश्चित रूप से मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। कुछ व्याख्याएं भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा। आप वीडियो पूरा देखना, लाइक करना। निश्चित रूप से आप पूरा देखेंगे तो आप लाइक किए बिना वैसे भी नहीं जा पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि ये जो डेट है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, ये हड़प्पा सभ्यता की डेट आजकल अधिकांश विद्वान ये मानते हैं। ये इसका जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या नगरीय हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो उसी को हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है, 2600 से 1900। इसके बाद का जो 1900 से 1300 है उसको पोस्ट हड़प्पन कहा जाता है, यानी उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और उससे पहले जो 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसे प्राक हड़प्पा सभ्यता या प्राक हड़प्पा संस्कृति का काल कहा जाता है। तो 2600 से 1900 आप याद रखेंगे। वैसे आप कई पुस्तकों में 2750 से 1750 पढ़ते हैं, वो सर्वमान्य आजकल आप नहीं कह सकते। आजकल जो भी यूपीएससी के लिए भी जो अच्छी बुक्स आती हैं या जो एनसीईआरटी है उसमें सब में आजकल 2600 से 1900 काल माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से मिले हैं, यह बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा स्थलों से गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल और बाजरे के दाने मिले हैं, ये भी सभी प्रकार के दाने हमें मिलते हैं। चावल भी मिला है कुछ मात्रा में, कम मिलते हैं लेकिन। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे, बिल्कुल ये सारे जानवर पालते थे। तो ये सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द दिलमुन और मगान संभवतः किन आधुनिक देशों से संबंधित है? 2 अरब प्रायद्वीप के देश हैं जिनके लिए दिलमुन और मगान शब्द का प्रयोग किया गया था और उन्हीं अभिलेखों में हड़प्पा के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा के निवासी हैं उनके लिए मेलुहा, तो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसमें मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये है, इसमें यहाँ पर ये जो मगान दिया गया है, यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के साथ। और यहाँ जो अब ये जो देश है यहाँ से यहाँ तक का, ये ओमान है। तो मगान शब्द इस्तेमाल हो गया ओमान के लिए। यहाँ दिलमुन लिख रखा है, लेकिन दिलमुन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर एक आपको छोटा सा द्वीप मिलेगा, बहरीन नाम का देश है। और यहाँ है, जैसे मैंने ब्लू निशान कर रखा है और ऊपर रेड कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए दिलमुन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये अरब प्रायद्वीप में अभी बहरीन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो ऊपर उरूक और उर हैं, इनके बारे में यहाँ तो नहीं। कक्षा 11 की जो न्यू एनसीईआरटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो आती है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका 2nd चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। उसमें जैसे हम यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के बारे में पढ़ते हैं, दोनों नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे शहर बसा है, वैसे वहां पर हम उर और उरुक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मारी के राजा जिमरिलिम के महल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का जब टॉपिक कभी आएगा, मैं 11th की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ आप याद रख लीजिए, दिलमुन मतलब बहरीन, मगान मतलब ओमान। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब मैं इसको कट कर देता हूं और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो गया बहरीन और ओमान। दिलमुन बहरीन के लिए, मगान ओमान के लिए। अगला क्वेश्चन है फयोंस, ऐसे लिखते हैं इसको। फयोंस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फयोंस के बारे में भी जो 12th की बुक है उसमें आसानी से एक शब्द में आपको जानकारी मिल जाती है कि ये इसका चित्र है एक फयोंस से बने हुए पात्र का। और फयोंस क्या होता है, उसमें घिसी हुई रेत अथवा बालू, उसमें रंग मिलाया जाता है, फिर उसमें एक चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण और उसको पकाकर बनाया गया पदार्थ फयोंस होता है। और उससे छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे जो कि बहुत कीमती होते थे क्योंकि उनको बनाना कठिन होता था। उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसको कट कर देते हैं। समझ गए होंगे आप, यानी कि बालू है और बालू के अंदर रंग है और एक चिपचिपा पदार्थ है, उनका मिश्रण फयोंस कहलाता है। तो यहाँ हम वापस आ जाते हैं। फयोंस का मतलब क्या हो गया, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ से बना हुआ मिश्रण। ये जो इसका सी है ये इसका सही आंसर हो गया। हड़प्पाई मोहरें सामान्यतः किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो ये सेलखड़ी से बनाई जाती थी, जो एक प्रकार का मृदु पत्थर था, मुलायम पत्थर था। और चर्ट से क्या बनते थे? बाट। अधिकांश जो बाट है वो चर्ट से और अधिकांश जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी से। यूं तो चांदी की भी मोहरें मिले हैं 2-1, लेकिन अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से बनती थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताने हैं कौन से कथन सही हैं। हड़प्पाई शहरों में सड़कों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था, जो समकोण पर काटती हुई सड़कें हमने देखी थी। अधिकांश शहरों में पश्चिम में गढ़ व पूर्वी भाग में निचला शहर बसा हुआ था।
ये तो हर बार ही आता है। पश्चिम में जो गढ़ वाला इलाका है, पूर्वी भाग में निचला शहर, दोनों सही हैं। भवनों की एक प्रमुख विशेषता थी कि मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता है। ये गलत है, आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने आपको ये इमेज भी दिखाई थी, एनसीईआरटी की बुक्स में आती है कि यहाँ पर ये जो मेन गेट है, यहाँ गली से आते, इसके सामने कभी भी इनका आंगन नहीं होता था। आंगन यहाँ है, देखिए। तो सभी हड़प्पाई शहरों में सिर्फ लोथल को छोड़कर हमें ये देखने को मिलता है कि इनका जो मेन गेट है वो कभी भी आंगन के सामने नहीं होता था, यानी बाहर से आंगन नहीं दिखता था। अगली एक बुक के बारे में दे रखा है, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। मिथिकल का मतलब जो एक मिथक है, यानी उसकी सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है, और मैसेकर का मतलब जनसंहार या नरसंहार, और एट मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में एक जो डेडमैन्स लेन, जो मृतकों की गली, जिसका जिक्र जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में किया था, उसने बताया था कि ये जो कंकाल मिले हैं और ऐसी अवस्था में मिले हैं जैसे इन पर आक्रमण हुआ है, तो उसके बारे में वो कहता है कि यहाँ निश्चित रूप से आक्रमण हुआ है मोहनजोदड़ो के अंदर। ये उसका खंडन करती है ये पुस्तक लिखी है जॉर्ज एफ डेल्स ने, और इस पुस्तक में ये बताते हैं, साक्ष्यों के सहित ये प्रस्तुत करते हैं कि वो जो जितने भी कंकाल वहां पर उस गली के अंदर मिले हैं, वो कंकाल एक ही कालखंड के नहीं है, तो एक आक्रमण उन सब के लिए बता देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जॉर्ज एफ डेल्स की पुस्तक है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। यदि आपने 12th की हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर एक टॉपिक था जिसमें व्हीलर ये बताता है कि जब वो हड़प्पा की खोज करने के लिए गया तो उसका जो एक सहकर्मी था उसने कहा कि हम सुबह जल्दी उठ के 5:30 से 7:30 के बीच ही खुदाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। लेकिन व्हीलर है वो पूरे अगले 6 घंटे तक दूसरे दिन खुदाई करता रहता है गर्मी के अंदर, और कहता है कि मेरे साथी कहीं मुझे सनकी न समझ लें। तो वो जो विवरण जो उसने दिया है वो इसी पुस्तक में दिया है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये पुस्तक है मॉर्टिमर व्हीलर की। इसके अलावा यदि आप 2 और पुस्तक मुझसे पूछें कि साथ साथ मैं बताता चलूं कि एक तो जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसके लेखक हैं एस.एन. रॉय। और इसके अलावा एक और पुस्तक आती है जैसे मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल की, जिसका मैंने जिक्र बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 2 ये 4 बुक हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके लेखकों के नाम याद रखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें से सही हैं ये आपको बताना है। मातृदेवी की मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने बड़े पूजा स्थलों का निर्माण करवाया, कभी आपने सुना है? एक वृहद स्नानागार आपको मिलता है जिसकी माना जाता है कि कोई धार्मिक पहचान, कोई अनुष्ठानिक कार्य होते होंगे, लेकिन बड़े पूजा स्थल, मंदिर जैसे कोई भी संरचनाएं हमें नहीं मिलती हैं, जैसे कि हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती हैं, जहां पर बड़े बड़े जिगुरात बने हुए हैं और पुरोहित ही वहां का शासन संभालते थे और वो उनमें निवास करते थे। बड़े बड़े जो धार्मिक स्थान है, ऐसी संरचनाएं हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती। ये कथन गलत है। प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, ये कई मोहरों पर हमें संकेत मिलता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्या दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उससे संबंधित बातें हैं। इनसे दिलमुन, मगान और मेलुहा के संपर्कों की जानकारी मिलती है कि दिलमुन, मगान और मेलुहा में आपस में व्यापार होता था। मेलुहा हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द, उसके स्थानों के लिए। दिलमुन और मगान अभी आपको बताया था, बहरीन और ओमान। तो ये जानकारी उनसे मिलती है, सही बात है। मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियों की जानकारी मिलती है, ऐसा भी उन अभिलेखों में लिखा गया है। दिलमुन को नाविकों का देश कहा गया है, नहीं, वहां स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मेलुहा नाविकों का देश है। इसके अलावा उनमें एक और मिथक भी चलता है वहां पर कि हाजा पक्षी के बारे में। तो हाजा पक्षी संभवतः मोर था और उसमें लिखा गया है कि हाजा पक्षी वहां पर आवाज निकाले राजा के महल में, इस प्रकार की कुछ बातें दी गई हैं। तो नाविकों का देश मेलुहा को कहा गया है, दिलमुन या जो मगान है उसको नहीं कहा गया है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में है ये मेरे को क्वेश्चन में लिखना चाहिए था। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। यह वर्णमाला पर आधारित है, नहीं। स्वर और व्यंजन का इस प्रकार की लिपियों में नहीं होता। ये चित्रात्मक लिपि होती है एक प्रकार से, जिसमें चित्रों के माध्यम से वो चित्र हैं उनका समूह है, वही एक शब्द को इंगित करता है। तो इसमें स्वर और व्यंजन वाली वर्णमाला पर आधारित ये इस प्रकार की लिपियां नहीं होती। यह भाव चित्रात्मक लिपि है, ये ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो सी है ये असत्य है।
हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं बाटों के संबंध में? इनका निर्माण चर्ट पत्थर से होता था, बिल्कुल ठीक है, अधिकांश बाट चर्ट पत्थर से बने हैं। ये बाट अधिकांशतः निशान रहित होते थे। मैंने आपको एक बार फोटो भी दिखाई थी, दोबारा देख लीजिए कि इन पर अधिकांशतः कोई निशान नहीं मिलता था और ये घनाकार होते थे, सामान्यतः घन के आकार के होते थे आकार के। तो तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाट चर्ट से बनते थे, निशान रहित होते थे, घनाकार होते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता में शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं? और नक्शे का जिक्र किया गया है पहले चैप्टर में कक्षा 12 में। और नागेश्वर और बालाकोट, ये दो जो क्षेत्र हैं ये हड़प्पा सभ्यता में शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1861 में, जब अलेक्जेंडर कनिंघम इसके सर्वेयर बनते हैं। पहले डायरेक्टर जनरल कौन बनते हैं? वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल वो 1871 में बनते हैं। ये पद तभी बनाया गया, इसको अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, हालांकि स्थापना इसकी 1861 में होती है। दूसरा भी याद रख लिया कीजिए, जेम्स बर्गेस हैं, वो दूसरे इसके डायरेक्टर जनरल बने थे। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक और क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है 15वां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, MS वत्स, अमलानंद घोष, इनमें से दयाराम साहनी है, ये 1931 से 1935 ये पहले भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के डायरेक्टर जनरल बने थे। इनसे पहले हैरोल्ड हारग्रीव्स थे, जिनके नाम पर मैंने एक बार आपको HR एरिया दिखाया था, जो मोहनजोदड़ो में खुदाई की है। तो HRA HRB वो जो एरिया है हैरोल्ड हारग्रीव्स के नाम पर है। 1928 में बने थे ये, 1931 तक रहे और उसके बाद में दयाराम साहनी बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करने चाहिए और आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको ये इंपॉर्टेंट लगते हैं या आपके काम आ सकते हैं, क्या आप इस प्रकार की वीडियोस को पसंद करते हैं। आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, इससे चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।